दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल कुमार लक्ष्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंटिन्यू करेंगे और उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था मौर्य स्त्रोत, यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ रहे थे, मौर्य वंश के बारे में हम पढ़ रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू में कर रहे थे। और दूसरी जो चीज़ है मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य के तहत ही हम मौर्य स्त्रोत पढ़ रहे थे, ठीक है जी। और इसके बारे में मैंने आपको, और ये जो मौर्य साम्राज्य है ये 321 से लेके 185 बीसी तक इसकी अस्तित्व था। और दूसरी जो चीज़ है मौर्य साम्राज्य में हम मौर्य स्त्रोतों के बारे में पढ़ रहे थे। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर बता देता हूँ कि ये जो क्लास है हम प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आपको यूपीएससी के लिए, यूजीसी के लिए, पीसीएस खासकर स्पेशली फॉर पीसीएस एचसीएस, स्पेशली फॉर एचसीएस के लिए, एसएससी के लिए, अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एसएससी के इक्विवेलेंट लाइक हरियाणा एसएससी, यूपी एसएससी है, पंजाब एसएससी है, जो भी अदर स्टेट सर्विस के एसएससी कमीशंस के जो एग्जाम्स हैं उन सब के लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। दूसरी चीज़, हमेशा शुरुआत करने से पहले मैं कहता हूँ कि लाइक कमेंट शेयर, आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमें प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है और बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर जो है उसको आप जारी रखें। दूसरा, मैं फिर कहता हूं कि बहुत कम हुए, अब पिछली क्लास जो इतनी अच्छी क्लास थी, जो इतने थे, उसके सिर्फ 24 व्यू बैठे हैं, मतलब 24 व्यू ही बने हैं और एक सब्सक्राइबर बढ़ा है। तो आप प्लीज़ कोऑपरेट करें ताकि हम इस चीज़ को करेंगे। बाकी हमारा फ़र्ज़ है, आपको भी लगता है कि ये क्लास कितनी क्वालिटेटिव क्लास है और जो क्लासेस आप यूट्यूब से कंपेयर करें तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार की क्लास है। आज जो क्लास होने जा रही है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करें, लाइक कमेंट एंड शेयर जो है इसे बढ़ाएं ताकि हम इस चीज़ को आगे जारी रख सकें, डिजिटल इंडिया को हम एम्पावर कर सकें और ज़्यादा स्ट्रेंथन दे सकें। तो इसी के साथ मैं आज अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने वाला हूँ, मौर्य स्त्रोत। मौर्य स्त्रोतों में हमने बताया था कि जैसे मैंने कि एक तो साहित्यिक स्त्रोत होता है, साहित्यिक स्त्रोत, और एक होते हैं पुरातात्विक स्त्रोत। तो साहित्यिक स्त्रोत हमने कंप्लीट कर लिए थे। साहित्यिक स्त्रोतों में मैंने जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में बात की थी, अर्थशास्त्र की बात की थी। दूसरा, मेगास्थनीज की इंडिका की बात की थी, स्थनीज की इंडिका की बात की थी। उसके अलावा विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस की बात की थी, कि मुद्रा राक्षस की बात की थी। उसके अलावा वृत्त कथा सागर, वृहत कथा सागर, सागर की बात की थी जो सोमदेव द्वारा रचित था। उसके अलावा कथा मंजरी, इसकी बात की थी, अमेंद्र द्वारा रचित था। और उसके अलावा मैंने पुरातात्विक स्त्रोतों को भी मैंने दो पार्ट्स में बांटा था। मैंने कहा था एक तो अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है, और एक रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, जिसके बारे में मैंने बताया था ये 150 बीसी 150 ईस्वी में लिखा गया था। शक शासक रुद्र दमन, ये शायद कुषाण लिखवाया तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, शक शासक है ये, शक शासक रुद्र दमन द्वारा रचित है, रुद्र दमन द्वारा रचित है 150 ईस्वी का। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अशोक के अभिलेख, कि अशोक के अभिलेखों का क्या, उससे हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य में मौर्य स्त्रोतों का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है, इनकी एक महत्ता है। तो आज हम अशोक के अभिलेखों के बारे में हम पढ़ेंगे। मौर्य स्त्रोत, अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेखों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। और इन्हें भी फिर हम आगे 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, वृहत शिलालेख
और दूसरा लघु शिलालेख। सेम ऐसे ही वृहत और लघु स्तंभलेख, और ये गुहालेख है। तो इस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले अशोक के अभिलेखों के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमने किस प्रकार से हम टॉपिक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो है अशोक के शिलालेखों का महत्व क्या है। अशोक के शिलालेखों के बारे में जो सामान्य जानकारी है उसको हम पढ़ते हैं इसमें। सामान्य जानकारी, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अशोक के शिलालेखों का क्या महत्व है। अशोक के शिलालेखों का महत्व इसी बात से पता लगता है कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर हैं, और डी.आर. भंडारकर ने अशोक का पूरा इतिहास इनके अशोक के शिलालेखों के आधार पर, अशोक के अभिलेखों के आधार पर डी.आर. भंडारकर ने अशोक के इतिहास को लिखा है। तो यानी कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं कि डी.आर. भंडारकर ने सिर्फ इनको कंपाइल किया, इनसे जो जानकारी लिखी है उसको मतलब आपके सामने प्रस्तुत किया। जो शिलालेखों पर जानकारी मिली है, स्तंभ लेखों पर मिली है, गुहा लेखों पर मिली है, उसके आधार पर उन्होंने पूरे इतिहास आपके सामने, अशोक के पूरे इतिहास को आपने के सामने प्रस्तुत किया है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार डी.आर. भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के माध्यम से इतिहास, अशोक के इतिहास के बारे में बताया है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज, अशोक के जो अभिलेख है, शिलालेख हो, स्तंभलेख हो, गुहालेख हो, सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख थे वो कहाँ से मिले हैं, तो इस बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो देखिए, एक दिल्ली टोपरा अभिलेख है और एक दिल्ली मेरठ अभिलेख है। तो सबसे पहले जो दिल्ली मेरठ अभिलेख है, जो अशोक का, ये आता है लघु स्तंभ लेख में। तो दिल्ली मेरठ लघु स्तंभ लेख की जो खोज की थी वो सबसे पहले 1750 में हुई थी, और ये स्टीफन थेलर ने की थी। तो 1750 में स्टीफन थेलर द्वारा इसे खोजा गया था। तो याद रखिएगा कि 1750 में स्टीफन थेलर द्वारा इसे खोजा गया था, दिल्ली मेरठ अभिलेख को। अब बात आ जाती है कि ये इसका नाम दिल्ली मेरठ अभिलेख क्यों पड़ा है, या फिर इसका नाम दिल्ली टोपरा अभिलेख क्यों पड़ा है। तो देखिए, इसकी जो ये मेरठ में था उसके बाद ये दिल्ली लेकर आया गया है, और इसे लेके कौन आया, इसे लेके आया FST यानी फिरोज शाह तुगलक इसे लेकर आए थे। तो फिरोज शाह तुगलक ने इन्हें मेरठ से दिल्ली में लेकर आए, इसीलिए इसको दिल्ली मेरठ अभिलेख कहा जाता है, या दिल्ली मेरठ लघु स्तंभ अभिलेख कहा जाता है, स्तंभ लेख कहा जाता है। तो कुछ भी आप बोल सकते हो। तो 1750 में स्टीफन थेलर द्वारा खोजा गया, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा, इसे मेरठ से दिल्ली लाया गया था FST के द्वारा, इसीलिए इसको दिल्ली मेरठ स्तंभ लघु अभिलेख कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर इसी क्रम में 1837 में दिल्ली टोपरा अभिलेख, अगर इसी क्रम में मैं बात करूं तो 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ग्रीक व ब्राह्मी लिपि की सहायता से इस दिल्ली टोपरा अभिलेख को पढ़ा था। लेख को पढ़ा था। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि 1837 में जेम्स प्रिंसप ने ग्रीक व ब्राह्मी लिपि की सहायता से इस अभिलेख को पढ़ा था। अब इसका भी नाम दिल्ली टोपरा अभिलेख क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो अभिलेख है ये टोपरा हरियाणा का एक गांव है, वहां पर अवस्थित था। फिर FST के द्वारा ही इसे भी दिल्ली में लाया गया।
तो इसीलिए इसको दिल्ली टोपरा अभिलेख भी कहा जाता है। और दूसरी चीज, अगर खोजने की बात आ जाए तो 1750 में स्टीफन थेलर ने दिल्ली मेरठ अभिलेख को खोजा था, लेकिन सबसे पहला अभिलेख कौन सा पढ़ा गया, तो वो दिल्ली टोपरा अभिलेख पढ़ा गया है, जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप का ग्रीक व ब्राह्मी लिपि की सहायता से इन्होंने, जेम्स प्रिंसेप ने इस अभिलेख को पढ़ा था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी, काफी इंपॉर्टेंट चीजें, इनके बारे में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी चीज, इसके बारे में एक और चीज बता देता हूं। ये जो दिल्ली टोपरा अभिलेख है, ये अशोक का आखिरी अभिलेख बताया जाता है। अशोक का अंतिम अभिलेख इसे बताया जाता है। ये बात ध्यान रखनी है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख अशोक का अंतिम अभिलेख है। तो इसमें आपको सिर्फ ये 1750 में स्टीफन थेलर द्वारा खोजा गया था दिल्ली मेरठ अभिलेख, एफएसटी, इन दोनों को एफएसटी के द्वारा इसको मेरठ से दिल्ली में लाया गया, इसको हरियाणा के गांव टोपरा से दिल्ली में लाया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये अशोक का अंतिम अभिलेख कहा जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखनी होगी। ये चीज आप ध्यान रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो ये आपके सामान्य परिचय की बात के अंतर्गत मैंने आपको ये बातें बताई है। अब हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे। देखिए, अशोक के अभिलेखों को अभी मैंने बताया कि 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है शिलालेख, एक स्तंभलेख और एक गुहालेख, और इसको वृहत और लघु, ये वृहत, लघु और ये गुहालेख। अब अशोक के अभिलेखों को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ चीजें बता देता हूं। जो अशोक के अभिलेख है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, तो अशोक के अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, एक चीज। दूसरा, अशोक के जो अभिलेख हैं, अच्छा दूसरी चीज, जो सबसे प्राचीन भाषा है, ज्यादातर जो मतलब प्राचीन स्रोत अभिलेख मिले हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। प्राचीन जो स्रोत हैं, ज्यादातर जो स्रोत हैं वो प्राकृत व ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। या प्राचीन भाषा जो है वो प्राकृत में लिखे गए हैं और ब्राह्मी लिपि, ये लिपि है और इस भाषा में लिखे गए हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, दूसरी जो चीज है, इसका एक अपवाद है, लंपक अभिलेख है वो सीरियाई भाषा में लिखा गया है। भाषा में, और ये अपवाद है कौन सा, लंपक अभिलेख। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आगे हम इनके बारे में बहुत चर्चा करेंगे। अच्छा, क्या कारण था कि अशोक ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, संस्कृत भाषा का? देखिए, अब आपको अपनी जानकारी पहुंचानी है तो आपको जनता की भाषा के में ही बात करनी पड़ेगी। जनता जो भाषा समझती है वो बात करनी पड़ेगी। आज भी आप देखिएगा कि राजनीतिज्ञ वैसे इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे, लेकिन जब वोट मांगने आएंगे आपकी ठेठ हरियाणवी में बात करते हैं। हरियाणा की बात करूं तो मैं, यूपी में चले जाइए, भोजपुरी में, अवधी में बात करेंगे, और लोग क्या सोचते हैं कि ये कनेक्टिविटी है उनकी, कि ये तो यार अपना ही बंदा है। लेकिन बंदा अपना नहीं होता तो 5 साल तक मतलब दिखाई देता आपको आपके दुख सुख में, लेकिन वो तो 5 साल के बाद दिखाई दिया और 2-4 दिन दिखेगा फिर चला जाएगा। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कनेक्टिविटी के लिए वही भाषा प्रयोग की जाती है जिसको जनता समझती है। तो यहाँ अशोक ने ज़्यादातर इसीलिए लिखे क्योंकि वहाँ जो जनता की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, तो इसीलिए प्राकृत भाषा में वो लिखे गए। और अपवाद क्या है, लंपक अभिलेख है वो सीरियाई भाषा में लिखा गया है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई और बहुत तरीके से बताइए। अभी भी देखिएगा आपकी हम इसको किस तरीके से पढ़ेंगे और कैसे ये सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगे साथ के साथ। अगर मैंने ये डिवीज़न बनाया तो कुछ सोच के बनाया। अब देखिएगा, कंपैरेटिव, मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपैरेटिव स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, ठीक है, चीज़ों को रिकॉल करने के लिए। एनीवेज, तो अब बात की जाती है शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख, ये वृहत है, लघु ये वृहत शिलालेख, लघु शिलालेख ये वृहत स्तंभलेख। ये अब बात करते हैं किस में क्या विवरण मिलता है।
विवरण। अगर मैं वृहत शिलालेख की बात करता हूं तो इसमें अशोक के प्रशासन एवं धर्म के बारे में विवरण मिलता है। और लघु शिलालेख की बात करता हूं तो इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, अशोक की व्यक्तिगत जीवन की जानकारी, जीवन की जानकारी मिलती है। एक चीज, अगर मैं वृहत स्तंभ लेख की बात करूं तो वृहत स्तंभ लेख में भी वही चीजें हैं जो यहां पे देखने को मिलती है, यानी प्रशासन एवं धर्म की। धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। लघु स्तंभ लेख में और गुहा शिलालेख में, इन दोनों में किसकी जानकारी मिलती है? गुहा लेख में आपको अशोक के सांस्कृतिक जानकारियां मिलती हैं। और जबकि लघु स्तंभ लेख में अशोक के मतलब इसमें प्रशासन एवं धर्म की, इसमें सांस्कृतिक, अशोक की राजकीय घोषणाओं की जानकारी मिलती है। जो अशोक ने राजकीय घोषणाएं की थी उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां विवरण के बारे में किसी भी प्रकार की अब कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि यहां प्रशासन एवं धर्म के बारे में, यहां अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में, यहां प्रशासन एवं धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, यहां राजकीय घोषणाओं के बारे में जानकारी मिलती है, यहां सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अब मैंने जैसा कि कहा कि अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें जो भाषा यूज की गई वो प्राकृत भाषा है, सिर्फ एक अपवाद मैंने बताया लंपक अभिलेख है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो लिपि है, अशोक के अभिलेखों की जो लिपि है, कौन कौन सी लिपि यूज की गई है? ब्राह्मी लिपि यूज की गई है, खरोष्टी लिपि यूज की गई है, अरमाइक लिपि यूज की गई है, यूनानी लिपि यूज की गई है। तो ये 4 लिपियां यूज की गई हैं कि अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो 4 लिपियों का प्रयोग अशोक के अभिलेखों में देखने को मिलता है। अब मैं बात करता हूं कि अशोक के जो भारत के अंदर जो अभिलेख पाए गए हैं वहां पे केवल ब्राह्मी लिपि का यूज किया गया। तो यानी कि भारत के अंदर पाए जाने वाले अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी कि भारत के अंदर जो पाए गए अभिलेख हैं उनमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अब इसी चीज को अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करता हूं तो अशोक के केवल वृहत शिलालेख ही ऐसे हैं जो भारत और भारत से बाहर पाए गए हैं। भारत से बाहर पाए गए, यानी कि प्रशासन एवं वृहत शिलालेखों में भारत एवं भारत से बाहर पाए गए। अब यहां पे इस चीज को आप अप्लाई कीजिए, यानी कि जो लिपि है वृहत शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी भी होगी, खरोष्टी भी होगी, अरमाइक भी होगी, यूनानी भी होगी। अब ये जितने भी हैं बाकी जो बचे वो भारत के अंदर ही पाए गए हैं, भारत के अंदर। तो यहां केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां ब्राह्मी लिपि का है, जबकि यहां ब्राह्मी भी देखने को मिलेगी, आपको खरोष्टी भी देखने को मिलेगी, तीसरा आपको अरमाइक भी देखने को मिलेगी, यूनानी भी देखने को मिलेगी। तो ये चारों लिपियों का प्रयोग किया गया है। ये जितनी भी लिपि हैं ये सारी की सारी लिपि यहां पे प्रयोग की गई है। ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक, यूनानी लिपि प्रयोग की गई है। जबकि यहां पे इन सब में ये भारत के अंदर ही पाए गए हैं, तो यहां केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कौन से अभिलेख ऐसे हैं जो बाहर पाए गए और किस लिपि का प्रयोग किया गया अपवाद स्वरूप, उनके बारे में हम बात करते हैं। ये स्थान है, ये अभिलेख है और ये लिपि है। जैसे कि शहबाजगढ़ी,
शहबाजगढ़ी जो है वो पाकिस्तान में है, ठीक है। और यह मानसेहरा अभिलेख है, मानसेहरा अभिलेख है। और यहां जो लिपि यूज की गई है वो खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है, खरोष्टी लिपि। एक दूसरी जो चीज है, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। दूसरा जो है तक्षशिला, तक्षशिला यहां जो है, यहां लंपक अभिलेख है और यहां अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये चीज है शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, खरोष्टी, तक्षशिला, लंपक अभिलेख, अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला जो तीसरा है वो है सारेकुना, और यहां जो अभिलेख मिला है वो है कंधार अभिलेख। यहां दो लिपियों का प्रयोग है, एक तो अरमाइक और एक यूनानी, और इसीलिए इसको द्विभाषिक अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शहबाजगढ़ी है ये मानसेहरा में, यहां खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तक्षशिला जो है लंपक अभिलेख है, यहां अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। जबकि सारकुना यहां कंधार अभिलेख है मिला है और यहां अरमाइक प्लस। तो ये वो अपवाद हैं जहां ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि और लिपियों का प्रयोग किया गया। और मैंने बताया था कि जो लंपक अभिलेख है उसकी जो भाषा है वो सीरियाई है, यानी कि भाषा सीरियाई हुई और लिपि कौन सी होगी, अरमाइक लिपि होगी। तो ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। देखिए फैक्चुअल टॉपिक है लेकिन मैं इसको बहुत तरीके से करवा रहा हूँ और एक एक चीज पे मेहनत लगी है, तो इसीलिए आपको पता लग रहा होगा कि कितना इजीली हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और ये इसी वजह से हो पाता है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप उसको एज इट इज प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो यूपीएससी है, पीसीएस एग्जाम से, यहाँ मेंस में जो है फैक्ट्स का गेम है। फैक्ट अच्छे हैं तो आप प्रेजेंटेशन अच्छी कर पाएंगे, ग्रिप अच्छी होगी, और ग्रिप अच्छी होगी तो आपके मेंस में जो नंबर आने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको मैं आपको बार बार डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं इन अभिलेखों को, ये अभिलेख मिले कहाँ से हैं, और अब एक एक अभिलेख को पढ़ते हैं। जो कंपैरेटिवली वैसे बताने वाली चीज़ें थी वो मैंने बता दी, और अब जो है हम एक एक अभिलेख को पढ़ेंगे और उनके बारे में क्या क्या दिया हुआ है, क्या जानकारी है, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। वृहत शिलालेख, देखिए अब इसमें जो है ये टोटल कितनी जगह हैं, टोटल 8 जगहों पर मिले हैं, ये 8 जगह पे, और इसमें लेख कितने मिले हैं, 14 लेख मिले हैं। तो ये बात ध्यान रखनी है कि 8 जगह पर मिले हैं और 14 लेख मिले हैं। लेख यानी कि उनके बारे में जो बातें लिखी गई है, शिलालेखों पर 14 बातें लिखी गई है। हालांकि कई जगह 13 भी लिखी है, कई जगह, लेकिन 14 सबसे ज़्यादा है तो हम 14 मान के चलेंगे कि 8 जगहों पर ये वृहत शिलालेख मिले हैं और 14 जगह लिखी गई है। अब बात करते हैं कि ये मिले कहाँ हैं और कौन कौन सी जगह पर मिले हैं। तो इसको समझने के लिए एक रफली मैं मैप ड्रा कर रहा हूं, छोटा सा, हल्का सा, आपको ये चीजें याद रहेंगी। ये मान लीजिए इंडिया है, इंडिया जैसा है, ठीक है। अब सबसे पहली बात है इस साइड की, यहां क्या है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में 2 जगह हैं, एक तो शहबाजगढ़ी, जो आज जगह है वो कौन सी है और उस समय पे इस जगह को क्या कहा गया है उसके बारे में। आज जो है पेशावर, पाकिस्तान में पेशावर है, वहां पर शहबाजगढ़ी, ये पुराना नाम है। यहां पर अशोक का जो ये है वृहत शिलालेख है वो मिला है। दूसरा मानसेहरा, तो यहां हजारा। तो ये 2 जगह हैं पाकिस्तान में, यहां से ये वृहत शिलालेख मिले हैं। अब बात करते हैं भारत में। गुजरात में जूनागढ़, यहां जो अभिलेख मिला है वो है गिरनार, एक चीज। दूसरा, इसी क्रम में नीचे आइए, महाराष्ट्र, थाने,
सोपारा। इसी क्रम में नीचे आइए, अगर हम गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूं तो यहां मिलेगा एक आंध्र प्रदेश इस साइड। तो आंध्र प्रदेश में जो मिले हैं वो है एरागुड़ी, करनूल में है ये एरागुड़ी, करनूल, एरागुड़ी, एरागुड़ी। उसके अलावा अगर आप उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा, उड़ीसा में दो हैं, एक है पुरी और एक है गंजाम, जोगढ़ में गंजाम, गंजाम, और पुरी में धोला, ये है। और लास्ट जो है वो है उत्तराखंड, धौली, उत्तराखंड। और यहां पर जो है वो है आपका देहरादून, कालसी। तो इसको तकलीफ नहीं होती। तकलीफ क्यों नहीं है? यहां से चले थे हम पाकिस्तान सिस्टमेटिक वे से, पेशावर, शहबाजगढ़ी, मानसेरा, हजारा। पेशावर उस समय का, आज का जो आधुनिक नेम है वो है, मानसेरा है वो हजारा, ये पुराना नाम है, हजारा यहाँ पे मिला है। भारत में बात करूँ तो गुजरात, जूनागढ़, गिरनार में है, महाराष्ट्र में थाने, सोपारा, और आंध्र प्रदेश में करनूल, एरागुड़ी है, और पुरी, उड़ीसा में दो जगह है, पुरी धौली में है, जोगढ़ गंजाम में है, उत्तराखंड में कालसी अभिलेख है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अब वृहत शिलालेखों की हमें जगह भी पता लगी है, लिपि भी पता लगी है, सब कुछ भाषा भी पता लगी है। अब एक चीज़ और है, मैंने बताया कि टोटल 14 लेख हैं, लेकिन ये जो दो जगह हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि 12, 13 और 14 लेख नहीं है, अंकित नहीं है। यहाँ पे 12, 13, 14 लेख अभिलेख, जो वो लेख हैं, जो लाइनें हैं वो नहीं हैं। बाकी जगह 14 लेखें हैं, लेकिन ये 12, 13, 14 नहीं है। किस जगह पे नहीं है? धौली और गंजाम। तो ये अपवाद है। अब इनकी जगह क्या है, ये सारी चीजें हम लेखों में पढ़े भी गए। अब जो नेक्स्ट चीज आती है वृहत शिलालेखों की, ये जो 14 लेख हैं, इनमें अशोक ने क्या मतलब लिखवाया, और इनसे हमें अशोक के मतलब अशोक के कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ पता लगता है। अशोक किस तरीके का बंदा था, ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है, किस तरीके से शासन करता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन हमें 14 के 14 लेख नहीं पढ़ने, जो महत्वपूर्ण है हम उसको पढ़ेंगे, बाकी हमारे काम के नहीं है तो हमें उनको नहीं पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। 14 लेख, जो सबसे पहला लेख है उसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यह लिखा हुआ है कि जीव हत्या पर निषेध। कि जीव हत्या पर रोक की बात की गई, कि वो जीव हत्या से नफरत करता था तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। ये बात इन्होंने इस पे लिखी है। हालांकि इसका अपवाद है, हम आगे जाके चलेंगे कि 25 राज्याभिषेक के 25 वर्षों तक जीव हत्या पूरी तरीके से नहीं रोकी गई थी। 26वें वर्ष जीव हत्या पर पूरी तरीके से रोक लगाई गई थी। इस दौरान अगर आप देखेंगे तो अशोक की जो रसोई थी वहां पर 1 हिरण और 2 मोर प्रतिदिन मारे जाते थे, यानी कि खाए जाते होंगे तभी तो मारे जाते होंगे। तो ये एक अपवाद भी है। तो इसमें आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, अशोक की रसोई में प्रतिदिन 1 हिरण व 2 मोर प्रतिदिन मारे जाते थे। ये था। अब दूसरे लेख में क्या लिखा गया? दूसरे लेख में जो अशोक की सीमा के पास प्रदेश थे उनकी चर्चा की गई है, प्लस कुछ अन्य राज्यों की चर्चा की गई है। एक तो ये, दूसरी चीज पड़ोसी राज्यों की चर्चा की गई है। अब
ये दोनों चर्चाएं दूसरे लेख में भी की गई हैं और 13वें लेख में भी की गई है, लेकिन दूसरे लेख में विस्तृत रूप से सीमांत प्रदेशों की, जो अशोक के सीमांत प्रदेश थे, उनकी चर्चा की गई है। पड़ोसियों की चर्चा बहुत कम लेवल पे की गई है। अगर आप 13वें में देखेंगे तो सीमांत प्रदेशों की चर्चा कम की गई है और पड़ोसी राज्यों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। तो ये क्वेश्चंस काफी घुमा फिरा के आते हैं कि कई बार ये आ जाता है कि पड़ोसी राज्यों की चर्चा किस अभिलेख में विस्तृत रूप से की गई है, तो वो 13वें लेख में विस्तृत रूप से की गई है। सीमांत की कहां चर्चा की गई है? दूसरे लेख में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, और चर्चा दोनों में की गई है। लेकिन तो सीमांत प्रदेशों के रूप में चर्चा की गई है। अब इसमें किन किन राज्यों की चर्चा की गई है? जैसे कि चेर, चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, ताम्रपाणी, इन राज्यों की चर्चा सीमांत प्रदेशों में, जो ये जितने भी राज्य हैं सीमांत प्रदेशों में, दक्षिण के राज्य, दक्षिण राज्य व अन्य राज्यों की चर्चा की गई। ये जितने भी प्रदेश हैं ये सब दक्षिण में स्थित है, दक्षिणी भारत में अवस्थित है, तो इनकी चर्चा यहां पर की गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज मैंने अभी बताया, जैसे कि पड़ोसी राज्यों की भी चर्चा की गई है। इसी के अंतर्गत यवन राजा अंतियोक की चर्चा की गई है। अंतियोक की चर्चा की गई है। तो ये बात ध्यान रखने की, दूसरे अभिलेख में की गई है इसमें चर्चा। अब बात करते हैं तीसरे लेख में क्या किया गया है। तीसरा जो लेख है इसमें ये किया गया है कि राज्याभिषेक के 12वें वर्ष, 12वें वर्ष में अशोक कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। तो राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में अशोक द्वारा कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जैसे कि प्रादेशिक, रज्जुक, युक्त, इन 3 अधिकारियों की नियुक्ति राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में की जाती है। प्रादेशिक कौन था? ये प्रदेश या मंडल स्तर का प्रमुख का अधिकारी होता था। प्रदेश या मंडल स्तर का अधिकारी होता था। ये जनपद स्तर पर राजस्व व न्याय प्रशासन को देखता था, का प्रबंध करता था। का अधिकारी, इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में ये लिखते हैं कि ये जो रज्जुक है ये महत्वपूर्ण अधिकारी है, और ये कहते हैं कि अगर 3-4% ये ऊपर नीचे कर देता है, क्योंकि राजस्व से संबंधित है, 3-4% यानी कि ऊपर नीचे हेराफेरी कर देता है, बोले इसको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत तेज है, ये समझ सकता है। ये चीजें होती भी हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, 3-4% ऊपर नीचे कर जाए इग्नोर माना जाता है। तो यही बात वो कहता है, हाँ अगर बड़े लेवल पे किया जाता है तो वो करप्शन के दायरे के अंदर आएगा और फिर आप उस पर एक्शन लीजिए, लेकिन 3-4% के लिए नहीं। ये कहता है कि ना, ये आपको पता ही नहीं लगेगा कि जिस प्रकार से मछली पानी में रहती है, कब वो पानी पीती है, कब खाना खाती है, उसका आप पता नहीं लगा सकते। इसी प्रकार से रज्जुक 3-4% का कहाँ ऊपर नीचे कर जाएगा आपको पता नहीं लगता, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन ये मतलब राज्य के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता था, तो इस चीज के बारे में इन्होंने कहा है। युक्त, ये रज्जुक के अधीन
रज्जु के अधीन राजस्व अधिकारी होता था, इसकी चर्चा की जाती है। तो ये रज्जु के अधीन राजस्व अधिकारी होता था, इसकी चर्चा यहाँ पे यानी कि युक्त की। तो इन तीनों की चर्चा अशोक ने अपने तीसरे लेख में की जाती है। अब हम बढ़ते हैं चौथे पर। यहां वो कहता है कि भेरी घोष की जगह धम घोष किया जाए। भेरी घोष की जगह धम घोष, यानी इस लेख से ये पता लगता है कि अशोक अहिंसा पर बात करता था, अहिंसावादी इंसान था। ठीक है, कलिंग विजय के बाद उसके मन में परिवर्तन आया और उसके बाद उसने इसी चीज को लिखवाया भी कि भेरी घोष की जगह धम घोष। भेरी का मतलब जैसे रणभेरी होती है, तो रणभेरी नहीं होना चाहिए, ये तो युद्ध का सूचक है। धम घोष, धम का प्रचार किया जाए, धम की विजय होनी चाहिए, इस चीज की बात की गई है। उसका वो जो धम था वो बुद्ध से इंस्पायर्ड था, अहिंसात्मक वो संदेश देता था, तो इस बात को उसने कहा है। पांचवें में इसने कहा है कि राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में ये एक और अधिकारी की नियुक्ति करता है और इस अधिकारी को कहा जाता है धम महामात्र। राज्याभिषेक के 14वें वर्ष धम महामात्र की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति। अब इस धम महामात्र का काम क्या था? इस धम महामात्र का काम था धम का प्रचार प्रसार करना, ये एक कार्य था। प्रसार करना एक चीज। दूसरी चीज, इसकी जो नियुक्ति थी वो 5 वर्षों के लिए होती थी, कि 5 वर्ष के लिए ही ये इसका कार्यकाल था। तो ये चीज इसने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में बताई है। उसके बाद बात करते हैं छठे की। छठे लेख में जो अशोक ने कहा है कि मैं कहीं भी रहूं, मैं जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा, इस चीज की बात उसने की है और उसके लिए वो एक अधिकारी नियुक्त करता है। उस अधिकारी का नाम होता है प्रतिवेदक। तो प्रतिवेदक का काम क्या था कि वो जनता की बातें अशोक तक पहुंचाए, क्योंकि अशोक ने कहा था कि भी वो जनता के लिए भी, वो बेशक कुछ भी कर रहा हो, अगर जनता को कोई दिक्कत है तो आप उसको उसी समय पे पहुंचाए। तो प्रतिवेदक की नियुक्ति उसने इसलिए की थी ताकि उसके माध्यम से वो जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। ये बात इसमें लिखी गई है। तो प्रतिवेदकों की नियुक्ति और इसके माध्यम से अशोक जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहता था, ये बात इसने कही है। अब बात 7वां इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 8वें पर बात करते हैं। 8वां लेख देखिए, 8वां लेख क्या कहता था कि अशोक ने धम यात्रा का वर्णन, धम यात्रा का वर्णन है इसमें कि अशोक ने अपने धम के लिए यात्राएं की। ठीक है, अशोक का जो धम था वो बुद्ध से इंस्पायर्ड था, बुद्ध धर्म से था, बुद्ध धर्म का अनुयायी भी था। तो इन्होंने धम यात्राएं की और इन्होंने कब कौन सी धम यात्रा की, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इसी क्रम में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया बिहार की यात्रा की। ठीक है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष इन्होंने निगलवा सागर यहां की यात्रा की। और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कपिल मुनि किस स्तूप है इसका निर्माण करवाया या इसका संवर्धन करवाया। कपिल मुनि के स्तूप का निर्माण या संवर्धन इन्होंने यहां निगलवा सागर में करवाया था।
का संवर्धन या निर्माण करवाया। अब एक क्वेश्चन अक्सर कई बार आ जाता है और ये बहुत कंफ्यूजिंग है। अभी तो आपको ये सिंपल लग रहा होगा, सिंपल इसलिए लग रहा है क्योंकि हम मौर्य पढ़ रहे हैं और अशोक बुद्ध धर्म का था। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि कपिल मुनि किस धर्म को मानने वाले थे, वहाँ ऑप्शंस मिलेंगे बुद्ध, जैन धर्म, वैष्णव, शैव, कौन से थे। तो आपको बुद्ध ध्यान रखना है कि कपिल मुनि बुद्ध धर्म से मानने वाले थे और इसका जो स्तूप का निर्माण है वो अशोक ने अपने निगलवा सागर जो राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यात्रा की थी उसके दौरान करवाया था। उसके बाद 20वें वर्ष इन्होंने 20वें वर्ष रूमनदेई या लुम्बिनी यहाँ की यात्रा की, लुम्बिनी या यहाँ की यात्रा की और यहाँ पे दो काम किए इन्होंने। एक तो धार्मिक कर बलि को इन्होंने माफ कर दिया, बलि को माफ। दूसरा जो भूमि कर था और भूमि कर की जो दर थी वो 1/6 थी, उपज का 1/6 भाग जमा करवाना होता था। यहां पर इन्होंने इसको 1/8 कर दिया, यानी घटा दिया, 1/8 कर दिया। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो इन्होंने 8वें वर्ष जो यात्रा की थी उसके दौरान की गई थी। उसके बाद अब हम सीधा आते 12वें पर। 9वां 10वां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, 13वां इंपॉर्टेंट है। 12वां लेख, इसमें इन्होंने कहा कि सभी धर्म जो संप्रदाय हैं उनके साथ समन्वय की बात की गई है, यानी कि सभी धर्मों के साथ कोऑर्डिनेशन हो, धर्मों का आपस में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। तो सभी धर्मों के सभी संप्रदायों के साथ सार्ववृद्धि या समन्वय की बात कही। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद 13वां लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर कलिंग विजय की बात की गई है, कलिंग विजय की बात की गई है, कलिंग विजय की बात। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये देखिए कलिंग विजय इन्होंने कब की थी, ये कहते हैं राज्याभिषेक के 8 वर्षों के पश्चात इन्होंने कलिंग विजय की, तो यानी कि 9वें वर्ष की। अब ये अशोक ने किस तरीके से किया, मैं कह रहा हूं राज्याभिषेक के 12वें, तो राज्याभिषेक हुआ कब, इन सब चीजों को हम समझते हैं। देखिए अशोक गद्दी पर कब बैठा था, अशोक 273 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था, यानी कि BC में यहां पे गद्दी पे बैठा इन्होंने, गद्दी पर बैठा ये 273 में। राज्याभिषेक इन्होंने 4 वर्षों के पश्चात करवाया, तो 269 में इन्होंने राज्याभिषेक करवाया। और अब राज्याभिषेक के 12वें, अब आपको ये बात समझ भी आ रही होगी। एक दूसरी जो चीज है, ये तीसरी चीज ये है कि कलिंग विजय 8 वर्षों के पश्चात यानी कि 261 BC में इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की थी। तो ये बातें इन्होंने की है। दूसरा मैंने यहाँ कहा था कि जब मैं दूसरा अभिलेख पढ़ा रहा था, दूसरा लेख पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सीमांत प्रदेशों के रूप में दक्षिण के राज्य और अन्य राज्यों की चर्चा वहां पर विस्तृत रूप से की गई है, और पड़ोसी देश जैसे कि यवन राजा अंत्योक उनकी भी चर्चा की गई, लेकिन यहाँ पड़ोसी देशों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। तो कौन कौन से पड़ोसी देश थे, कौन उनके राजा थे, वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है, इस बात को हम देखते हैं। यहां पर जो है हम बात करते देश, यहां पे राजा, और यहां पे वर्तमान में जो देश है, इसको वर्तमान में किस चीज से जाना जाता है। 5 देशों की चर्चा यहां की गई है। अंतियोक, अंतियोक, अंतकीन, इसकी चर्चा की गई है। अलिक सुंदर, इसकी चर्चा की गई है। तुलमाय, इसकी चर्चा की गई है। मग, इसकी चर्चा की गई है। तो अंत्योक,
अंतकीन, अलेक्सुंदर, तुलमाय और मग। अब यहाँ के ये राजा की बात करूं तो यहाँ राजा है एंटीयोकस, यहाँ पर राजा है एंटीमोनस। ये नाम थोड़े से टफ लगते हैं लेकिन बाद में ये याद हो जाएंगे। इसका नाम आपको याद हो जाएगा अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की चर्चा की गई है। यहाँ पे टॉलमी सेकंड भी कहा जा सकता है, इसको फिलाडेल्फस भी कहा जा सकता है। ये है मग, मैगास, इसकी बात की गई है। ये यहाँ के राजा थे। अब ये हैं कहाँ पर? ये मैंने बताया यवन राजा है, यवन राजा। ये मकदूनिया, इसकी बात है। ये एपीरस कोई स्थान है, आज भी यहाँ के राजा हैं। टॉलमी सेकंड, फिलाडेल्फस, इसकी जो चर्चा की गई है, और मेगास, इसकी चर्चा की गई है। तो ये जो राजा है ये मिस्र है आज के दिन का, और ये मेगास जो है ये सीरीन ये है, या फिर सीरिया, आज का सीरिया। तो इसकी चर्चा इन्होंने की है कि ये यवन राजा है, और एंटीयोकस है, एंटीमोनस है, अलेक्जेंडर है, टॉलमी सेकंड, फिलाडेल्फस भी कहा जा सकता है, मेगास भी कहा जाता है। ये मकदूनिया है, ये एपीरस है, ये मिस्र है, ये सीरीन या सीरिया कहा जा सकता है। ठीक है, ये मिस्र है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इनकी चर्चा की गई है। तो ये जितना भी था ये 13वें अभिलेख में की गई पड़ोसी देशों की चर्चा। तो इस प्रकार से हमने जो वृहत शिलालेख है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लघु शिलालेखों की तरफ बढ़ते हैं कि लघु शिलालेखों में क्या है। यहाँ साइरस है, सॉरी मुझे यहाँ लग रहा था कि ये साइरस है और ये सीरिया है, ये सीरिया है। ये यवन राजा यानी आज का जो सीरिया है वो है, और ये साइरस, ये चीज है। तो ये सारी चीजें हैं। देखिए ये जो चीजें हैं, जब आप मान लीजिए आईएएस में कर रहे हैं, मेंस लिख रहे हैं, तो आपको पिछले देशों से साइरस से रिश्ते की बात करनी है, तो आप यहाँ से भी उनका जिक्र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी को, आंसर राइटिंग स्किल को बढ़ाती हैं। अब देखिए शिलालेख में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर दिया है, वृहत कंप्लीट हो चुका है। अब लघु शिलालेखों की बात कर रहे हैं कि ये लघु में क्या है। वृहत हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। लघु शिलालेखों की, अगर मैं लघु शिलालेखों की बात करूं तो इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बताया था कि वृहत शिलालेख किसकी जानकारी देते हैं। वृहत शिलालेख प्रशासनम धम की जानकारी देते थे। ये किसकी जानकारी देते हैं? अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी यहाँ से मिलती है। दूसरी जो चीज़ है इसके बारे में ये कही जा सकती है कि अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी यहाँ से मिलती है। और दूसरी चीज़, जितने शिलालेख हैं, बाकी जितने भी बचे हुए हैं, शिलालेख है, स्तंभ लेख है या गुहा लेख, वहाँ पे अशोक नाम नहीं दिया गया। वहाँ पे अशोक को अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि इसमें जो सबसे प्रिय नाम है, प्रिय नाम देवसी, इस नाम से इनको जाना जाता है। जबकि यहाँ अशोक को अशोक के नाम से बुलाया गया है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पर देवनाम प्रियदसी के नाम से जाना जाता है अशोक को। बाकी में मतलब देखिए ये इनका पॉपुलर नेम है, देवनाम प्रियदसी। देवनाम प्रियदसी इस नाम से जाना जाता है। जबकि यहाँ पे अशोक को अशोक ही कहा गया है। हो सकता है व्यक्तिगत जीवन की जानकारी है, इसीलिए अशोक को उसके ओरिजिनल नेम से बुलाया गया है। तो यहाँ पे अशोक को अशोक के नाम से जाना गया है। और ये जो चीज है ये एक तो यहां पर है, दूसरा रुद्र दमन का जो जूनागढ़ है, जब मैंने आपको करवाया था वहां भी ये बताया था कि रुद्र दमन के जूनागढ़ में भी अशोक को अशोक के नाम से ही बुलाया गया है। तो ये दो ऐसे लेख हैं जहां पे अशोक को अशोक के नाम से बुलाया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। उसके अलावा अब बात की जाए कि ये लघु शिलालेख कौन कौन से हैं और ये कहाँ पर मिले हैं, कि इनके मिलने का क्या स्थान है। तो वही है कि हम इसको थोड़ा सा मैपिंग में सीक्वेंस वाइज देखते हैं।
ये मान लीजिए तो सबसे पहले राजस्थान, भाबरू या वैराट यहाँ पे है। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है गुजरा। तीसरा कर्नाटक, उतनूर, मस्की, 1 2, तीसरा है उदगोलन, और जो चौथा है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एरागुड़ी, एरागुड़ी। तो ये 4 स्थान यहां पर है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 स्थानों से जो लघु शिलालेख है वो यहां से मिलते हैं। ठीक है जी। अशोक के भाबरू, वैराट, गुजरा, मस्की, उतनूर और ये। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाबरू और वैराट, यहां पे त्रिरत्न का कंसेप्ट देखने को मिलता है। त्रिरत्न की बात की गई है, त्रिरत्न की बात की गई है। अब ये क्या है, यहां पे बुद्ध के जो त्रिरत्न है, धम्म, संघ और बुद्ध, इनकी बात यहां पे की गई। जो बुद्ध के त्रिरत्न बताए थे मैंने उस टाइम पे कि धम्म, संघ, बुद्ध, इसकी बात की। तो इससे ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की जा रही है कि अशोक बुद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये बात आपको यहां से भी पता लगती है। दूसरी चीज, जो ये मस्की है, यहां पे बुद्ध, अशोक को बुद्ध शाक्य के रूप में दर्शाया गया है, बुद्ध शाक्य के रूप में दर्शाया गया, बुद्ध शाक्य का क्या अर्थ है, यानी कि बुद्ध के अनुयायी के रूप में दर्शाया गया है। तो यहां भी ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, ये जो 4 स्थान है, मध्य प्रदेश का गुजरा, मस्की, उतनूर और उदगोलन, यहां पे अशोक नाम अंकित किया गया है, यानी कि इन लेखों पर अशोक को अशोक ही कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा जो ये एरागुड़ी है, ये ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा गया है। अब ये ब्रुस्टोफेडन शैली मैंने आपको उस टाइम पे बताया भी था, जो ऑनलाइन है उनको बता देता हूं। हड़प्पा की जो लिपि है वो ब्रुस्टोफेडन शैली में है, यानी कि ये लिपि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चलती है, यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं चलती है। तो ये बात इसमें दर्शाई गई है कि ब्रुस्टोफेडन शैली में, यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से है। तो ये जो आंध्र प्रदेश में एरागुड़ी लेख है, ये भी ब्रुस्टोफेडन शैली में लिखा गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हमने इसमें सिर्फ इतना ही जानने के लिए था वृहद शिलालेख कंप्लीट कर दिया, लघु शिलालेख कंप्लीट कर दिया। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि वृहद स्तंभ लेख की। स्तंभ लेख, स्तंभ लेख, इनको भी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक वृहद स्तंभ लेख और एक लघु स्तंभ लेख। वृहद और लघु स्तंभ लेख, पहले इसको देखते हैं। वृहद स्तंभ लेख, इसके बारे में मैंने बताया था कि इसमें किस चीज की जानकारी मिलेगी, प्रशासन एवं धर्म की चर्चा देखने को मिलेगी। यहां पे लघु स्तंभ लेख में किस चीज की चर्चा है कि अशोक की राज घोषणाओं के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए, ये कुल 6 स्थानों पर मिला है और 7 लेख मिले हैं। तो यानी कि जिस तरीके से मैंने बताया था वृहद शिलालेख है वो कुल 8 स्थानों पर मिला था और 14 लेख मिले थे। इसी प्रकार से यहां पर ये जो चीज है 6 स्थानों पर और 7 लेख मिले। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वृहद स्तंभ लेख, कि ये 7 लेख मिले हैं और 6 स्थानों पर मिला है। पहले हम ये देखेंगे कि ये 6 स्थान कौन कौन से, और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज है वो हम देखेंगे कि क्या है, और उसके बाद हम इन 7 लेखों की बात करेंगे कि इन 7 लेखों में क्या लिखा गया है। तो 6 स्थान, पहला है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा वृहद स्तंभ लेख।
एक। दूसरा जो है वो है दिल्ली मेरठ वृहद स्तंभ लेख, 2। तीसरा जो है वो उत्तर प्रदेश के हैं, सॉरी बिहार के हैं, और यहां चंपा में है ये, और उसमें है लोरिया अरेराज। दूसरा है लोरिया नंदनगढ़, 1 2। तीसरा है रामपुरवा। ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और एक और है प्रयाग वृहद स्तंभ लेख। अब इनमें क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको कुछ हद तक तो पता भी होगा, और बाकी मैं बता देता हूँ। दिल्ली मेरठ के बारे में आप क्या जानते हैं? दिल्ली मेरठ मैंने बताया था ये पहला वृहद स्तंभ लेख था, जिसे किसने, स्टीफन थेलर ने 1750 में खोजा था। एक चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है। दिल्ली टोपरा के बारे में आप जानते हैं कि ये 1837 में जेम्स प्रिंसप द्वारा पढ़ा गया था, किसकी सहायता से, ग्रीक व ब्राह्मी लिपि की सहायता से। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग जानते हैं इस बारे में। दूसरी चीज़ मैंने दिल्ली टोपरा के बारे में एक और चीज़ बताई थी कि ये अशोक का आखिरी अभिलेख था, तो ये बात भी आप इसके बारे में जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो आप लगभग सारी तीनों चीज़ें आप जानते थे, इसीलिए मैंने इनको जस्ट रिवाइज किया है। तो उसके अलावा मैंने बताया था ये जो दोनों हैं, ये टोपरा हरियाणा के गांव में स्थित था और ये मेरठ में स्थित था। इसको यहाँ से दिल्ली लेके आया गया और इसको मेरठ से दिल्ली लेके आया। और ये कौन लेके आया है? ये मुगल शासक फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी से थे। ये फिरोज शाह तुगलक FST जो थे वो इसको लेकर, इन दोनों को लेकर आए थे। तो ये बात भी आप लोग जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको दोबारा मैंने रिवाइज करवा दिया। अब ये जो प्रयाग वृहद स्तंभ लेख है, ये भी कौशाम्बी से इलाहाबाद में लेके आया गया है। पहले ये कौशाम्बी में था, फिर इलाहाबाद लेकर आया गया। और ये कौन लेके आया? ये अशोक के समय पे जहांगीर लेकर आया था। तो ये कौशाम्बी से प्रयाग लेकर आया गया। और किसके द्वारा लेकर आया गया? अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा ये लेकर आया गया। तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी थी, इनको मैंने रिवाइज करवाया। तो ये सारी चीज़ें आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में दोबारा से कि क्या सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं जो 7 लेख लिखे हैं वो क्या थे इसमें। 7 लेख, अब देखिए इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज़्यादातर 6 स्थान है तो 6 ही लेख मिले हैं, लेकिन एक स्थान है जहाँ पे 7 लेख मिले हैं। तो मैंने बताया कि जब बड़े हो जाते तो हम ये कहते हैं कि टोटल इतने लेख मिले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था 11वां 12वां 13वां, उसमें 12वां 13वां 14वां नहीं था, तो वहाँ पे भी हमने 14 ही बताए थे। तो यहाँ पे 14 की बजाय यहाँ 7 लेख मिले हैं केवल एक ही स्थान पर। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि 6 के बजाय 7 लेख मिले, अदरवाइज हर स्थान पे 6 ही लेख मिले हैं। लेकिन ये कुल 7 लेख कौन कौन से, और 7वां जो लेख है वो कहाँ पर मिला है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला, सभी कार्य धर्मानुसार करना, यानी कि जितने भी कार्य अशोक करेगा या अशोक ने ये निर्देश दिया था वो धर्म के अनुसार करने हैं, यानी कि जो धर्म अनुमति देता है उसके अनुसार आपको ये करने हैं। दूसरी चीज, दूसरा है किम चम धम्मे, किम चम धम। तो ये क्या है? किम चम धम क्या है? ये है कि धर्म क्या कहता है, इसके बारे में बताया गया है। ये खुद अशोक पूछता है कि धर्म क्या कहता है। बाद में इसके लिए अशोक ने खुद ने आंसर भी दिया है। उन्होंने कहा कि पाप मत करो, घृणा मत करो, हिंसा मत करो, और अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते, और ये किसके द्वारा संभव है? ये नैतिक उत्थान के द्वारा संभव है कि अगर आपका नैतिक उत्थान हो जाता है तो आप पाप, घृणा, अहिंसा, हिंसा जैसी चीज़ों से अपने आप उठ जाते हैं। तो यही धर्म है। तो पहले अशोक इसमें
प्रश्न पूछता है कि किम चम धम क्या है, धर्म क्या है, तो उन्होंने बताया कि नैतिक उत्थान जब आपका हो जाएगा तो आप पाप नहीं करेंगे, घृणा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, तो यही धर्म है। ठीक है, तो धर्म के बारे में पहले पूछता है, फिर उसकी खुद व्यक्तिगत रूप से उसकी व्याख्या करता है। तीसरा, मन, वचन, इंद्री, कर्म को बांधना। तो ये कहता है, ये इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि मन, वचन, कर्म और इंद्री को अगर आप बांधते हो तो आप नैतिक उत्थान प्राप्त कर सकते हो। अगर ये आपके बस में है तो आप ना तो पाप करेंगे, ना घृणा करेंगे, ना झूठ बोलेंगे, ना हिंसा करेंगे। तो उसके बाद ही धर्म के अनुसार ये व्याख्या की थी। और ये कब की जा सकती है? जब ये चारों चीजें आपके नियंत्रण में होती है, तब ये चीज की जा सकती है। चौथी जो चीज है, रज्जु की महत्ता को समझाता है। यहां मैंने बताया था कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी रज्जु की महत्ता को बताते हैं, और यहां खुद अशोक भी रज्जु की महत्ता को बताते हैं कि ये प्रशासन के लिए कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है और इसके द्वारा क्या क्या हो सकता है। देखिए, जो पांचवा है वो कहता है कि ये कुछ 12वें लेख से मिलता जुलता है। वहां क्या बात की गई थी? सभी संप्रदायों में समन्वय स्थापित करना, सभी संप्रदायों में सार्ववृद्धि स्थापित करना। यहां पे कहते हैं सभी संप्रदायों का सत्कार करना, यानी कि सभी धर्म बराबर हैं और सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए। ये बात खुद अशोक ने अपने 5वें लेख में लिखवाई है। छठे में क्या है? धर्म की वृद्धि करना, यानी कि धर्म को प्रोत्साहित करना, धर्म को आगे फैलाना। इसीलिए शायद धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी, वहां पे नियुक्ति की बात की गई। प्लस जो अशोक ने लोक कल्याणकारी कार्य करवाए हैं उनके बारे में इनको बताना, लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रसार करना, ताकि जनता में ये संदेश जाए कि राजा उनके लिए काम कर रहा है, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बताई। ये 5वां हो गया, ये 7वां है। छठा एक और रह गया, माफ कीजिएगा। छठा जो है वो क्या कहता है? 26 वर्ष बाद, मैंने कहा था कि 26 वर्ष बाद, 6 से 26 याद रख सकते हो कि 26 वर्ष बाद जीव हत्या पर निषेध। तो इस बात को कहा है, मैंने कहा उस टाइम पे भी आपको लिखवाया था जब पहला लेख लिखवाया था कि जीव हत्या पर निषेध। लेकिन ये कब हुआ? 26वें वर्ष में हुआ था। 25 वर्षों तक कुछ जीवों की हत्या की जाती थी, जैसे कि मैंने बताया कि प्रतिदिन 1 मोर और 2 हिरन मारे जाते थे। तो ऐसे ही 26 वर्ष बाद हत्या पर निषेध, ये बात की गई है। और ये 7वां लेख हो गया कि धर्म की वृद्धि करना और लोक कल्याणकारियों का प्रसारण करना। और ये जो है ये केवल एक ही जगह लिखा हुआ है, वो है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा, ये 6 तो जो है ये हर जगह आपको मिल जाएंगे। ये जो बात है ये दिल्ली टोपरा लेख पर ही लिखी गई, धर्म की वृद्धि करना और लोक कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रसार करना। तो ये इस प्रकार से ये सारी चीजें हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट चीज हम करेंगे वो है लघु स्तंभ लेख, कि लघु स्तंभ लेख क्या है और गुहा लेख क्या है, ये हम अगले लेक्चर में करेंगे। और इसको फिर उसके बाद हमारे जो स्रोत हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं फिर कहता हूं लाइक कमेंट शेयर का जो सिलसिला है वो रुकना नहीं चाहिए, और इसको प्लीज़ जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। मैंने बताया था कि यूट्यूब के साथ साथ अब मैं फेसबुक पे भी इसको डाल रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच हो सके और लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। आप भी इसके लिए हमारा सहयोग करें, तो इसको आप कीजिएगा। और अगला जो लेक्चर है वो इसी पे होगा, ताकि ये कंटिन्यू में हो जाएगा। फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मॉडर्न हिस्ट्री का डालेंगे, ठीक है जी, ताकि एक टॉपिक सारा कंप्लीट हो जाए, आपकी डिसकंटिन्यूटी ना हो।